एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए जानते हैं इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो बड़ा सिंपल सा है, वो वाला खर्चा जिससे कोई एसेट क्रिएट होता है, जिसकी कोई रीसेल वैल्यू है एंड जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उसको मैं बोलता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो आप रोज बहुत सारे खर्चे करते हो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई एक एसेट क्रिएट होता है। एग्जांपल के लिए सपोज करो मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का। अब मैंने आज एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, मुझे बताओ उसकी लाइफ कितनी है? सर कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल तो चलेगा ही चलेगा। तो मतलब उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरा, क्या उसकी कोई रीसेल वैल्यू है क्या? हाँ सर, लैपटॉप की रीसेल वैल्यू भी तो होगी ना। अगर मैं चाहूँ लैपटॉप 1 साल बाद बेचना, तो वो 1 लाख का लैपटॉप कितने में बिकेगा? 70,000, 80,000, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट, अच्छे खासे अमाउंट में बिक जाएगा। मतलब वो क्या है, वो वाला मैंने खर्चा किया है जिसकी कोई रीसेल वैल्यू भी फ्यूचर के अंदर है। मैंने लैंड खरीदा 5 लाख रुपए का, तो वो क्या हो गया? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, वो मेरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और उसको मैं फ्यूचर में बेच भी सकता हूं, तो वो क्या होते हैं? मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दो एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड टू एक्वायर द एसेट। जैसे हो गया लैंड, हो गया बिल्डिंग, हो गया व्हीकल, हो गया कंप्यूटर, हो गया फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और इनकी रीसेल वैल्यू भी है, तो वो क्या हो जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर द लॉन्गर पीरियड, इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर ये जो मैं खर्चे करता हूं, जैसे मैंने मशीनरी खरीदी, तो उससे क्या होता है कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी, मेरे बिजनेस को और ज्यादा वो फोर्स मिलता है टू अर्न मोर। तो ठीक है, एंड दे आर नॉर्मली हैव अ रीसेल वैल्यू, इनकी रीसेल वैल्यू होती है एंड नॉर्मली बिग अमाउंट होता है। ये जरूरी नहीं है, देखो ये जितनी भी कंडीशन लिख रखी है ना, ये सारी कंपलसरी नहीं है, पर आपको हेल्प करेगा मालूम करने के लिए कि ये जो खर्चा है वो कैपिटल है या फिर रिवेन्यू है। तो यहां पे सब कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां पे लैपटॉप के अंदर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उसकी रीसेल वैल्यू भी है, तो इसको मैं कहां दिखाऊंगा? इसको मैं दिखाऊंगा एज अ एसेट दिखाऊंगा। कहां दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा एज अ एसेट। तो जो भी मैं खर्चा करता हूं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके नहीं जाता हूं, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाता हूं, उसको मैं कहां लेके जाता हूं? उसको मैं लेके जाता हूं बैलेंस शीट के अंदर। तो जो भी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं, अगर मैंने लैपटॉप खरीदा तो यहां पे आ जाएगा लैपटॉप 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, क्योंकि वो वाला खर्चा जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो कहां पे आ जाता है? मेरी बैलेंस शीट में आ जाता है, बिकॉज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको धीरे 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 मैं कम करके मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगा, जिसको मैं कंसेप्ट बोलता हूं डेप्रिसिएशन का, पर वो आपको थोड़े दिनों बाद में आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो यहां पे आपको समझ में आ गया व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपका मतलब आता है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्क क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जहां पे उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है, कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। एग्जांपल, मैं गया रेस्टोरेंट गया, कहां गया? मैं गया कहां गया? मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सपोज करो कि मैं गया एक रेस्टोरेंट गया, 1 लाख रुपए मैंने खर्च कर लिए, मतलब मैंने दोस्तों को पार्टी दी और 1 लाख रुपए का बिल आ गया। अब वहां पे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक मैंने लैपटॉप खरीदा था 1 लाख रुपए, उसको मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना था। अब यहां पे मैं रेस्टोरेंट में गया, 1 लाख रुपए की मैंने पार्टी दे दी, क्या वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए खर्च किया वो खत्म, पार्टी दी, खत्म। अब उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। क्या मैं उसको फ्यूचर में बेच सकता हूं? मैंने दोस्तों को खाना खिलाया, अपने एम्प्लॉय को खाना खिलाया, क्या मैं उसको फ्यूचर के अंदर बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता। ये खर्चा हुआ, खत्म। मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं फ्लाइट में गया, मैंने खर्च किया 5 लाख रुपए का, मैंने बिजनेस क्लास का टिकट लिया, क्या वो खर्चा रिवेन्यू है, कैपिटल है? अरे भैया वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसकी लाइफ कितनी है? बस मैं फ्लाइट में गया और आ गया, खत्म। अब मैं उसको बेच तो नहीं
सकता हूँ, वो फ्लाइट का टिकट वापस थोड़ी बेच सकता हूँ, क्योंकि वो जो फ्लाइट का टिकट है मैंने इंकर किया, मैंने वहाँ पे ट्रेवल किया, अब खत्म। मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने किसी को सैलरी दी, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय आया, मैंने उसको सैलरी दी 10 लाख रुपए पूरे साल की, क्या वो कैपिटल है, रिवेन्यू है? अरे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो उसने यहाँ पे मेरे यहाँ पे काम किया साल भर, मैंने उसको सैलरी दी साल भर की, खत्म। अब मैं उसको मैं सेल तो नहीं कर सकता हूँ, उसकी सर्विस को बाद 1 साल के बाद तो नहीं सेल कर सकता हूँ। वो आया, उसको मैंने पैसे दिए, मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप को 1 साल के बाद मैं बेच सकता हूँ, बिल्डिंग को मैं बेच सकता हूँ, लैंड को बेच सकता हूँ, इन सब की क्या रीसेल वैल्यू होती, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर जो रेस्टोरेंट का बिल है, सैलरी है, टेलीफोन का मैंने बिल पे किया, मैंने रेंट पे किया अपने बिल्डिंग का, सपोज करो इस बिल्डिंग का रेंट 1 करोड़ रुपए है, तो क्या वो 1 करोड़ रुपए क्या मेरा रिवेन्यू है, कैपिटल है? अरे भैया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग मैंने यूज की और मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, खत्म। तो जो रेंटल एक्सपेंस है वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, अगर मैं बिल्डिंग खरीदता, 50 लाख की भी बिल्डिंग खरीदूंगा तो वो कैपिटल है। तो इट डजंट डिपेंड अमाउंट कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो डिपेंड करता है कि भैया उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है या 1 साल से कम है, क्या उसकी रीसेल वैल्यू है या नहीं है। तो यहां पे मैं रेस्टोरेंट में गया, क्या उसकी लाइफ इज रिवेन्यू हैविंग लाइफ लेस देन 1 ईयर, हाँ, क्या उसकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं, कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है, तो हम इसको कहां दिखाएंगे? हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो अगर मैं रेस्टोरेंट में गया तो मैं क्या दिखाऊंगा? रेस्टोरेंट एक्सपेंस दिखाऊंगा 1 लाख रुपए। तो जो भी मेरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता हूं, और जो भी मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो मैं बैलेंस शीट पे दिखाता हूं। तो व्हाट आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? These were the expenditure incurred for the benefit to be consumed or exhausted within the one accounting period। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 12 महीने में उसका बेनिफिट एग्जिस्ट मतलब खत्म हो जाता है तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सच एक्सपेंडिचर नॉर्मली डू नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बट ओनली हेल्प इन मेंटेनिंग द बिजनेस। दीज आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली उनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। देखो रीसेल वैल्यू तो सबकी होती है। अगर सपोज करो मैंने ये पेन खरीदा 10 रुपए का, तो ये मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज पेन खरीदा। अब आप बोलोगे सर इसको फ्यूचर में 10 रुपए का जो पेन है वो आप फ्यूचर में 8 रुपए में बेच सकते हो? नहीं, नॉर्मली इसका कोई मार्केट नहीं है, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। मैंने एसी खरीदा, उसकी रीसेल वैल्यू है। पेन खरीदा, छोटा सा कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपए का, तो वो क्या है? मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है। कभी कभी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, 5,000 या 2,000 3,000, मैंने वॉच खरीदी वो 2,000 की, तो वो उसको मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूंगा, क्योंकि मुझे उसको ट्रैक नहीं रखना। अरे यार ठीक है, मैंने वॉच खरीदी 2,000 रुपए की, खत्म। उसके बाद वो मतलब उसको मुझे ट्रैक नहीं करना कि मेरे ऑफिस में कितनी वॉच है, उसको मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूंगा। पर हाँ, मुझे लगता है कि वॉच महंगी है, सपोज करो गोल्ड की वॉच है, तो मैं क्या करूंगा? मतलब गोल्ड, प्योर गोल्ड की वॉच है, मैंने 2 लाख की वॉच ली है, तो भैया उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगा। तो आपको कौन सा खर्चा रिवेन्यू, कौन सा खर्चा कैपिटल दिखाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको लग रहा है कैलकुलेटर मैंने खरीदा 500 रुपए का, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बट आपको पता है छोटा सा खर्चा है, इसको हम कहाँ ट्रैक करेंगे? इसकी कोई रेडीमेड कोई मार्केट नहीं है रीसेल करने का, या कितने में बिकेगा? वो तो कबाड़ी वाले को बिकेगा 5 रुपए 10 रुपए में बिकेगा, मतलब उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, तो उसको मैं क्या मान लूंगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूंगा। क्लियर है? तो ये जो खर्चे हैं, रेंटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, सैलरी और फूड एक्सपेंडिचर, तो ये सब क्या हो गया? मेरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो फटाफट अपन डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल एंड अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होता है, इसका बेनिफिट 1 साल से कम होता है। जनरली, ये मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है जनरली, ये जनरली बड़ा अमाउंट होता है, ये जनरली छोटा अमाउंट होता है, इसकी रीसेल वैल्यू होती है, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। इट इज ये एसेट में दिखाता हूं, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता हूं, ये ट्रैक कर सकता हूं। अगर सपोज करो मैंने लैपटॉप खरीदी 10, तो मेरी बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। तो अगर 5 साल बाद भी मैं देख सकता हूं कि भाई मेरी बैलेंस शीट में 5 मेरे 10 लैपटॉप आ रहे हैं, तो वो 10 लैपटॉप किधर है, तो वो मुझे मालूम चल जाएगा। पर रिवेन्यू
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेस्टोरेंट गया, ट्रैवलिंग किया, मूवी गया, खर्चे मुझे ट्रैक नहीं करने, खत्म हो गए, चलो ओके, नो नीड टू ट्रैक, इट इज इंकर टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, इट इज इंकर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये हो गया आपका कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ध्यान रखना, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कहां जाएगा, वो मेरा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया? ओके, यस सर, समझ में आया। सर ये मैंने कहीं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सुना है, ये क्या होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखो ये वो वाला खर्चा है जो ना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस, ये स्पेशल टाइप ऑफ खर्चा है। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि मेरा अभी ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, अब वर्ल्ड कप के अंदर मुझे लगा यार मैं क्यों ना मैं एक ऐड दूं, मेरा बिजनेस है कोचिंग का, तो 11th और 12th को मैं पढ़ाता हूं, तो मैंने क्या किया, 3 लाख रुपए इस वर्ल्ड कप के ऐड में लगा दिए। एक मैंने पूछा एक टीवी में मेरा ऐड आ जाए, बच्चे देख लेंगे और मेरी कोचिंग बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने 3 लाख रुपए कहां लगा दिए, वर्ल्ड कप के अंदर एक ऐड मैंने यहां पे लगा दिया। अब वो जो 3 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। बट इस 3 लाख रुपए से मेरा फायदा क्या हुआ आपको पता है? मेरा फायदा मुझे 1 साल 2 साल नहीं मिलने वाला, मुझे लगता है इसका फायदा मुझे 3 साल तक मिलने वाला है। क्यों? देखो सपोज करो ये जो मैं 3 लाख का मैंने आईपीएल में या जो वर्ल्ड कप में मैंने ऐड लगाया, तो यहां पे बच्चे सब देख रहे हैं। अब जो बच्चा 11th में है वो तो मेरी कोचिंग बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, जो 12th में वो भी ज्वाइन कर लेगा। जो बच्चा अभी 10th में है, उसके अभी बुक्स में अकाउंट्स नहीं है, जब वो अगले साल 11th में आएगा, उसने वो जो मेरा ऐड देखा हुआ है ना, जब वो 10th क्लास में कि हाँ मैंने अकाउंट फंडा का ऐड देखा है तो मैं उसको ज्वाइन करूंगा फ्यूचर के अंदर। मतलब वो मैंने खर्चा एडवर्टाइजमेंट आज किया है, वो आज बच्चा 10th में है, पर जब फ्यूचर में वो 11th और 12th में आएगा तो भी वो ज्वाइन करेगा मेरे बिजनेस को, क्योंकि उसने मेरा ये ऐड देखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो 3 लाख रुपए का जो मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है, इसका बेनिफिट मुझे अगले 1, 2 और 3 साल तक मिलने वाला है। मतलब इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर नहीं है। देखो मैंने कोई एम्प्लॉय को सैलरी दी, खत्म, मैंने कोई रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो खर्चा खत्म हो गया। बट अगर मैं कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहा हूं और मुझे लग रहा है उसका बेनिफिट अगले 1, 2, 3 या 4 या 5 साल तक मिलने वाला है, तो उसको मैं बोल दूंगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो ये जो खर्चा है, ये एक बात तो तय है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो वाले खर्चे जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है और जिसकी रीसेल वैल्यू भी होती है। अब यहां पे मैंने 3 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया, अब उसकी काय की रीसेल वैल्यू, एडवर्टाइजमेंट किया, मेरा टीवी में एक ऐड आ गया 3 लाख रुपए का, खत्म। अब मैं उसको बेच सकता हूं क्या वो ऐड को? नहीं, वो ऐड आ गया और खत्म। अब मैं उसको वापस सेल नहीं कर सकता, तो वो क्या हो जाता है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं होगा। अब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है कि 3 लाख रुपए मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर प्रॉब्लम है अगर मैं इस खर्चे को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूं तो पता क्या होगा? एग्जांपल अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अब यहां पे मैंने 3 लाख का खर्चा किया, तो अब मेरा सपोज करो मेरी हर साल की जो सेल्स होती है कोचिंग बिजनेस में 10 लाख की होती है। इस साल 10 लाख, अगले साल भी 10 लाख, उसके अगले साल भी 10 लाख। मेरे नॉर्मल जो खर्चे हैं, मेरी बुक्स के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी खर्चे हैं, वो 5 लाख और 5 लाख 3 लाख 5 हर साल खर्चे होते हैं। पर इस साल मैंने एक बहुत मोटा खर्चा 3 लाख का एडवर्टाइजमेंट में कर लिया 1 अप्रैल 2023 को, तो इस साल मैंने 3 लाख खर्चा एडवर्टाइजमेंट में दिखा दिया। अगर मैं उसको नॉर्मल रेवेन्यू खर्चा मानता हूं, तो अब आप मेरा प्रॉफिट कितना निकला? 10 लाख मैंने कोचिंग बिजनेस से कमाया, 5 लाख मेरे अदर खर्चे, 3 लाख मेरे एडवर्टाइजमेंट, तो मेरा 2 लाख का प्रॉफिट निकला। अगले साल 10 लाख, फिर 5 लाख का मेरा नॉर्मल जो खर्चा है, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। वर्ल्ड कप कितने साल में 4 साल में एक बार आता है, मैंने कहा एक ही बड़ा खर्चा किया, मैंने इस साल कोई खर्चा नहीं किया। अब आप जब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो देखो इस साल मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये इस साल कितना आ रहा है प्रॉफिट। अब आप जब मेरा प्रॉफिट देखोगे तो बोलोगे सर आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हो, पहले साल में आपने सिर्फ 2 लाख कमाए, अगले साल में आपने डायरेक्ट 5 लाख कमा दिए। पर मैं जो है मैं मन में जानता हूं मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल कर रहा हूं। इस साल भी 10 लाख कमाए, इस साल भी 10 लाख कमाए, इस साल 10 लाख, मेरा बिजनेस कहां ग्रो कर रहा है? हर साल 10 लाख तो कमा रहा हूं, तो मेरा बिजनेस तो ग्रो कर ही नहीं रहा है। मेरा बिजनेस ग्रो कर नहीं रहा तो मेरा प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है?
मेरा प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है? सेल्स बराबर है, खर्चे भी बराबर है, सिर्फ एक बड़े खर्चे की वजह से मेरा प्रॉफिट देखो कितना ज्यादा स्क्वीड हो गया, ऊपर नीचे हो गया, 2 लाख का डायरेक्ट 5 लाख पहुंच गया। तो इससे क्या होता है, मैं ट्रू पिक्चर आपको नहीं दिखा रहा हूं। मुझे पता है कि ये जो मैंने खर्चा किया 3 लाख का, इसका मुझे बेनिफिट लेट्स एज्यूम मुझे लगता है कि 3 साल तक मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस खर्चे को 3 साल के अंदर डिवाइड कर लूंगा, 1, 2 और 3। मतलब ये जो खर्चा है 3 लाख का, मुझे लग रहा है इसका बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा, तो इसको मैं 3 साल तक दिखाऊंगा। मतलब 1 लाख मैं यहां दिखाऊंगा, 1 लाख यहां दिखाऊंगा, 1 लाख यहां दिखाऊंगा। मतलब मैं एक साथ यहां पे 3 लाख नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं 3 में डिवाइड करूंगा। इसको मैं 3 में डिवाइड करूंगा, 1, 2, 3। यहां पे 1 लाख रुपए दिखाऊंगा, यहां पे 1 लाख रुपए दिखाऊंगा और यहां पे 1 लाख रुपए दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसका बेनिफिट अगले 3 साल तक मिल रहा है। क्योंकि जो बच्चा 10th में या 9th में है वो भी मेरा कोचिंग ज्वाइन करेगा, तो मैंने एस्टिमेट किया है, अकाउंट में एस्टिमेट करना पड़ता है कि 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो अब आप देखो 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख प्रॉफिट, 4 लाख प्रॉफिट, 4 लाख प्रॉफिट। ये सेम प्रॉफिट क्यों आ रहा है? मतलब मेरा प्रॉफिट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मैंने खर्चा, ये जो बड़ा खर्चा है मैंने डिवाइड कर लिया 3 साल में। हर बड़ा खर्चा 3 साल में डिवाइड नहीं कर सकता, मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि भैया ये जो खर्चा है इसका जो बेनिफिट है वो मुझे 3 साल के अंदर मुझे मिलेगा। तो उसको मैं क्या बोलता हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो मैं कैसे दिखाऊंगा? देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेरा खर्चा कितना हुआ एडवर्टाइजमेंट का? मेरा खर्चा हुआ 3 लाख का। तो यहां पे मेरा जो एडवर्टाइजमेंट हुआ, अगर मैं उसको कहां दिखाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट जो मेरा खर्चा हुआ उसको मैं दिखाऊंगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको मैं एसेट में दिखाऊंगा। 3 लाख का खर्चा हुआ, इस साल मैंने 1 लाख रुपए कहां लेके चले जाऊंगा, मैं बैलेंस शीट में, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चले जाऊंगा। एडवर्टाइजमेंट 1 लाख रुपए, मतलब मैंने खर्चा किया 3 लाख का, 3 लाख को 3 में डिवाइड किया, तो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए दिखाऊंगा। बाकी के 2 लाख, अरे खर्चा तो 3 लाख रुपए किया ना, खर्चा तो टोटल 3 लाख रुपए किया, तो 3 लाख में से मैं 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए तो यहां दिखाऊंगा और बाकी के 2 लाख रुपए मैं एसेट दिखाऊंगा कि फ्यूचर के अंदर इसको मैं राइट ऑफ करूंगा। फ्यूचर के अंदर इसको मैं राइट ऑफ करूंगा, मतलब इस साल 1 लाख, फिर अगले साल ये 2 लाख से और 1 लाख कम हो जाएगा, फिर 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, फिर अगले साल 1 हो जाएगा। ये हम ट्रीटमेंट जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो यहां पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख जाएगा पहले साल में, और उसके बाद एसेट साइड में कितना दिखाऊंगा, क्योंकि 3 लाख खर्चा हुआ, 1 लाख मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ले गया तो 2 लाख, फिर अगले साल ये 1 लाख हो जाएगा, तीसरे साल ये 0 हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में तीनों साल के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर मुझे जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है बट उसको हमारा वो पर हम उसको राइट ऑफ में पूरा नहीं करना एक साथ, तो उसको मैं बोलूंगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मान लो ना, नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है और उसकी रीसेल वैल्यू होती है, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, इसको मैं बेच नहीं सकता। तो ये भले ही मेरे एसेट के अंदर आ रहा है, देखो एसेट मेरे लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, लैपटॉप आता है, उसको मैं बेच सकता हूं, पर भाई साहब इसको नहीं बेच सकता हूं। क्यों नहीं बेच सकता हूं? ये तो खर्चा हो गया। इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि मैं इसको 2 लाख रुपए एसेट में दिखा रहा हूं, अल्टीमेटली ये 2 लाख रुपए अगले 2 साल के अंदर 1-1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।